मेरे शो में शरीक हो रहे हैं उन सब का, जिन्होंने नया नया चश्मा खरीदा है एक जैसा उनका, और हाँ मेरी आंखें हैं, नजरें हैं, जहां से मैं देख सकता हूं वहां तक तो देख ही सकता हूं, बाकी तो ईश्वर जाने, राजनीति में नहीं देख सकता दूर तक, क्योंकि वो लोग जो हैं वो और दूर तक देखते हैं, हम तो बस नन्हे मुन्नों को देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बच्चों अभी तो स्कूल बंद है ना, अभी तो खुले नहीं ना, अभी थोड़ा सा दिन है, खुल गए तुम्हारे? अभी कहां खुले, अभी थोड़े दिन और मस्ती करो। वो हमारा जमाना था जब 2-2 ढाई-ढाई महीने स्कूल बंद रहते थे। अरे क्यों रो रहा है ये, इसको कुछ खरीदवा दीजिए थोड़ा बहुत, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मम्मी पापा, दादा दादी और वो तमाम सारे लोग जो नवयुवक हैं आज शो में शरीक हो रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली छतरपुर से। माता जी प्रणाम, कहां से आना हुआ? गुड़गांव से। अरे थोड़ी देर बैठिए, पानी आनी मिला? हाँ पानी 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 पीजिए। चाय मंगवाए क्या? चाय? हाँ चाय नहीं, इतनी जोर थप्पड़ मारूंगा दांत तुम्हारे सब बिखर जाएंगे एक तरफ, जितनी जोर है कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं वो ऐसे कह देता हूं मैं, कोई थप्पड़ पर थोड़ी ना मारने के लिए, तो मैं बातचीत के लिए आता हूं आपसे, वो मेरा स्नेह है, मेरा प्रेम है। वो बच्चों को डांटू ना तो काम नहीं बनेगा, बाकी सब चीज बढ़िया है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कहां से आना हुआ आपका? बिहार से। सब ठीक तो है? नाराज कहां है इतना? पक्का थक गई हैं क्या? हाँ थोड़ा सा, थोड़े ऐसा करिए, थोड़ी देर 5-10 मिनट खड़ी रहिएगा, फिर वहां सामने बेंच। पहली बार लाइव देख रही हैं? हाँ पहली बार लाइव, कोई बहुत बढ़िया नहीं, वहां बैठेंगी ना बिल्कुल सामने बेंच पे, आराम से देखिएगा, वहीं पे टीवी भी लगा है, तो यहाँ जो चल रहा है वो वहीं दिखेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। आप कहां से आई? मैं दिल्ली। राजगढ़। ये राजगढ़ कहां से? कृष्णानगर। कृष्णानगर, ये अपना कृष्णानगर, हाँ दिल्ली वाला। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। आरजेडी की नेता, उन्होंने कहा कि अगर हम सत्ता में बिहार में वापस आए तो ये जो वक्फ कानून है संशोधन, जो अभी लगभग 2 महीना 2.5 महीना पहले चर्चा में था, इसको अप्रैल में चर्चा में था, इसको जो है कूड़ेदान में फेंक देंगे। संसद ने उसको पास किया, उसके बाद सरकार ने उसको नोटिफाई किया, कानून बन गया वक्फ पर। उन्होंने कहा कि हम इसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। कूड़ेदान से मतलब है कि उनका ये मतलब नहीं, कूड़ेदान में मतलब कूड़ेदान में हालांकि बोला नहीं जाना चाहिए, लेकिन उनका ये मतलब था कि अगर सत्ता में हम वापस आए तो ये वक्फ कानून जो है हम संसद से इसको दोबारा संशोधित करवा देंगे, ये मतलब है। इसका टोटल बात बतानी चाहिए, ये बात करनी चाहिए, ये उन्होंने कहा। और इसी पे आज बहस है। बात तो सच है कि संसद के पास वो ताकत होती है कि वो कानून बना सकती है, कानून में संशोधन भी कर सकती है। दोनों ताकतें हैं उसके पास, दोनों ताकतें हैं, और वो सर्वाधिकार है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक स्पेशल पावर है, जो किसी कानून को वो बुला के या देख के उसके बाद उस पर अपनी राय रख सकता है और बता सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट के पास, ये हमने आपको एक मोटे तौर पे खाका खींचा। लेकिन भैया ये सब चीजें तुम भूल जाओ। होगा क्या ये मतलब तुम्हें बताते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब ही जानने की कोशिश करो तो डिबेट बहुत आसानी तरीके से खुलती है। बोले कि हम अगर सत्ता में आए, तो मतलब हम सत्ता में आएंगे अगर बिहार में, तो ये जो वक्फ कानून जिसको ये बीजेपी वालों ने पास किया है, इसको हम बदल डालेंगे। मैं आपको बिल्कुल आ जाऊंगा। इसका मतलब यह कि ए मुसलमानों सुनो, मेरे ही पास रहना, बाहर न जाना। इसका मतलब ये हुआ। अब वो क्या मुसलमान क्या हुआ, वो बिल्कुल वोट बैंक है, उसको समझा रहे हैं ये कि देखो तुम हमारे पास रहोगे। दूसरा क्या मतलब हो सकता है? दूसरा मतलब ये हो सकता है कि देखो दाएं बाएं ना होना। दाएं बाएं से मतलब ये कि जेडीयू की तरफ मत चले जाना, मेरी ही तरफ रहना। और ये वक्फ कानून हम बदल देंगे। अच्छा बुरा सब किनारे हो गया, वो डिबेट का हिस्सा ही नहीं रहा। कानूनी पहलू आप किनारे कर दीजिए, लेकिन बस डिबेट का असली हिस्सा यही है। मर्म समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये कहा क्यों जा रहा है। क्योंकि पीडीए है। पीडीए क्या है? पिछड़ा, दलित, अकलियत। अकलियत मतलब वो जो अल्पसंख्यक है, उसमें मुसलमान एक बड़ी चीज है। तो वो मुसलमान को ये फोकस किया जा रहा है। और ये किया क्यों जा रहा है? बिहार का चुनाव है, तो ये मैंने आपको पृष्ठभूमि रख दी।
डिबेट पे चलते हैं। बाकी मैं आपको मजा बाद में बताऊंगा कि होता कैसे है, क्योंकि डिबेट को खोल के मैं कानूनी पहलू बता दिया। सर्वाधिकार है उसके पास, संसद के पास, जो कानून बना सकता है वो कानून में संशोधन भी कर सकता है, वो है। आप कहेंगे अनुच्छेद आर्टिकल बताइए, मैं 5-6 आर्टिकल भी बता दूंगा आपको, लिख के लाया। लेकिन उसको बहस में मतलब नहीं है। वो तो जो बोल रहा है उसने भी वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है, उसने भी वो आर्टिकल नहीं पढ़ा है। लेकिन ये बात सच है कि ना, उसके ये बात सच है। वो पॉलिटिकल लोग थे, तो पॉलिटिकल लोग हैं, उनको समझ सब है। समझ कहां है, निशाना कहां है, समझने की कोशिश करिए। निशाना वही है कि देखो मुसलमान हो, चले ना जाना, रहना मेरे ही पास, आई लव यू। तो यही मतलब है, टोटल डिबेट का मतलब यही है। असली बिल्कुल एकदम चारे पे मामला रहिए, दाएं बाएं मत जाइए, चारे पे रहिए। चारा जो है डिबेट का उसी पे। जी जनाब, क्या बात हुई बताइए। धन्यवाद प्रतीक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपने जो एक बयान बताया, उस बयान में सीधा सीधा यह है कि यदि तेजस्वी यादव सत्ता में आएंगे तो वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार काम करने वाले देश के लोकतंत्र के मंदिर, संसद में बने हुए एक कानून जो 140 करोड़ भारतवासियों के द्वारा चुनी हुई सरकार ने बनाया है, उसको उठा के कूड़े में फेंक देंगे। प्रतीक जी, ये तानाशाही है या क्या है? अब ये राजनीति का दूसरा सिरा है। अरे भाई, मैंने बताया कि वो उसमें संशोधन की ताकत है। संसद में जिसने बनाया है उसी के पास ताकत है। ये कांग्रेस कह सकती मेरे पास ताकत, संसद के अंदर ताकत है, ऑफ कोर्स उनके पास है। ये दूसरा सिरा है राजनीति का। अभी हमने वो पिटारा नहीं खोला जो राजनीति का असली मजा है, वो खोलूंगा मैं। तो हम भी तो बड़े वाले हैं, थोड़ी देर में ही खोलेंगे, बताएंगे, इतनी जल्दी कैसे बता देंगे। जय संविधान। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जो कानून आपके अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, उस कानून को फाड़कर फेंक देना चाहिए। ये कब कहा था? अंग्रेजों के खिलाफ। लेकिन आज की सरकार भी अंग्रेजों की तरह ही काम कर रही है। इसीलिए तेजस्वी जी ने जो कहा वो एकदम सहमत है हम उनके साथ, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर ये कानून, क्योंकि कानून कहां बनते हैं? संसद के अंदर बनते हैं। यदि संसद के अंदर कोई कानून बनता है और यदि वो जनता के हित में नहीं है तो वो खारिज भी हो जाता है, रद्द भी हो जाता है। तो गलत क्या कहा? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 3 चीजों पे बोला कि इस पर मुझे बात कहनी है, बाकी उसने पूरे कानून पे कहीं नहीं बात की और यथास्थिति बनाए रखी। एक पहलू इसका है सुप्रीम कोर्ट का, जब गया वक्त कानून सुप्रीम कोर्ट के पास, सिर्फ 3 ही चीजों पे उसने कहा कि बोले कि मैं इस पे डी नोटिफाई नहीं करूंगा। डी नोटिफाई मतलब कि हम इसको, इसका स्टेटस, इसका कैरेक्टर बदल दे, बस। यहां पे उसने 3 चीजों पे बोला है और बाकी उसने कहा कि नहीं, वो संसद से पास है और संसद का कानून है। तो मैंने देख लिया, मोटे तौर पे मुझे यही सिर्फ 3 बातें कहनी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन कानून यथास्थिति है। देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विध्वंस फैलाती है। इनके सर्जन में, कल्पना में सर्जन ही नहीं है, कुछ क्रिएट नहीं करना। ये राजनीति का एक सिरा है। एक सिरा वो था, ये बताया था, एक सिरा ये है। ठीक, नाउ द बीजेपी। देखिए, संविधान की हत्या करने वाले जब जय संविधान की बात करते हैं तो शायद मुस्कुराहट आती, मन में वेदना होती। एक चीज देखिए, संगत इन्होंने तो फाड़ दिया था वो, जैसे कैबिनेट का आया फाड़ दिया। वही मैं कहने जा, संगत का बड़ा जबरदस्त असर होता है। मुझे लगता है मीडिया को इस तरीके की गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। सच्चाई ये नहीं, बिल्कुल नहीं फाड़ा था वो, दूसरी किसी और, राहुल जी ने जो फाड़ा, लेकिन ये कोई और पन्ना था, नहीं फाड़ा था, कोई और पन्ना फाड़ा था। ये उस किताब का ये चौथा पन्ना है। अभी कई पन्ने हम दिखाएंगे आपको। डिबेट वहां नहीं है कि कूड़ेदान में फेंक देंगे। अरे भटक ना जाना, तुम सोचोगे कि ये होगा ना। वो संविधान की किताब जो दिखाई जाती, बोले वो है ही नहीं, वो पन्ना जो फाड़ा था वो है ही नहीं है, वो कोई और पन्ना था, वो फाड़ दिया। let him clarify, let her clarify, then I will come to you. नहीं, मुझे लगता है जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो बार बार कह रही थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। मुझे लगता है मीडिया मुक्त भारत भी बना दिया, क्योंकि अगर गलत इंफॉर्मेशन जाती है तो जनता उसी को मान लेती है। आलू से सोना निकाला किसने कहा था? मोदी जी का बयान है, लेकिन किसका बयान बनाकर दिखाया? राहुल गांधी जी का। और ये सच्चाई है। जापान के पुराने लोहार वहां पर सारे के सारे इंजन बनाते हैं, ये भी राहुल जी ने कहा है। हो सकता है उस किताब में, जो किताब दिखाई जाती है, उस किताब में छठा पन्ना ये हो
कि ये जो मीडिया है ये भी गलत है। हो सकता है, मैं मानता हूं भैया, ऐसा नहीं दूध के धुले नहीं है कोई, दूध का धुला कोई नहीं है। तो मीडिया कोई बस तुम सोच रहे हो कि बहुत बढ़िया है, ना 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 ना, वो दूध की धुली वो भी नहीं। हाँ, बीजेपी के संगत का असर ऐसे होता है कि राहुल गांधी जी ने कैबिनेट अप्रूव अध्यादेश को फाड़ के मीडिया के सामने ही फेंका था। अरे ऐसे अध्यादेश को फाड़ के, तो वही जो मानसिकता है तेजस्वी जी के अंदर है। दूसरी चीज, अपने पिता का कहा तेजस्वी जी बिल्कुल नहीं मान रहे। उनके पिता ने भरे संसद में कहा था कि वक्फ बोर्ड के जो कानून है इसमें बदलाव करना जरूरी है, नहीं तो पूरा लूट लेगा। लेकिन आज तेजस्वी जी पिता कहा नहीं मान रहे हैं। गजब की हालत है। जैसे राहुल जी देश का कहा नहीं मान रहे, अपनी पार्टी का कहा नहीं मान रहे, वैसे तेजस्वी जी अपने पिता का कहा नहीं मान रहे। लालू जी को, तेजस्वी जी को समझाना चाहिए कि 2013 में जो संसद पार्लियामेंट में आपने कहा था, आपका बेटा कहा क्यों नहीं मारा? ऐसे नालायक बेटे को पार्टी से आप निकाल क्यों नहीं देते हैं? लेकिन वो निकाल नहीं रहे हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड में ये लोग बोल क्यों रहे हैं? आप ये थोड़ा सा मुझे 10 सेकंड। बिल्कुल बिल्कुल, आपका टाइम है, आपका टाइम जी। बोलिए। टोटल लगभग 38 लाख एकड़ के आसपास जमीन पे क्लेम करता वक्फ बोर्ड। 1 लाख एकड़ का मतलब कितना होता? 404 वर्ग किलोमीटर। और 38 लाख किलोमीटर, 38 लाख एकड़ का मतलब हुआ 16,000 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली का एरिया कितना है? लगभग 1500 वर्ग किलोमीटर का। मतलब 100 दिल्ली के बराबर जमीन कब्जा करके वक्फ बोर्ड क्लेम करता है। अरे भाई अनिरुद्ध जी रुको भाई, हमारे वालिद की है, वालिद के वालिद की है, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रही है? वही तो बात आ रहा हूं कि 16,000 मतलब 100 दिल्ली के बराबर, और पूरे भारत के 5% जमीन पर कब्जा क्लेम करता है। तो कम से कम भैया ऑडिट तो होना चाहिए ना। अब मैं चले जा रहा हूं, कह रहा हूं ये मेरे बाप का, दादा का, सबका क्लेम तो अगर है तो ऑडिट तो होगा ना, प्रूफ तो होगा किसका किसका नहीं। अगर वक्फ है तो वक्फ को मिलना चाहिए। और दूसरी चीज है कि आपने वक्फ बोर्ड जब बनाया था, आपने कहा पसमानदा मुसलमानों के लिए, बोरा, आगा खाना, अहमदिया मुसलमान, महिलाओं के लिए, गरीबों के उत्थान के लिए बनाए। लेकिन पता चल रहा अब कब्जा 2 लाख एकड़ का कब्जा है बिहार के अंदर वक्फ बोर्ड पे। तो जाहिर सी बात है कि जो चुनिंदा लोगों के खुश करने के लिए तेजस्वी जी बोल रहे हैं, लेकिन लालू जी को समझाना चाहिए कि वह उसी कानून बदलाव की बात की। राइट। वक्फ बोर्ड का एक काम यह था कि एक बड़ा फेमस और बहुत ही चर्चित मामला है भोपाल का, और वो केस बार बार डिस्कस होता, जब डिबेट आती है तो वो सहूलियत के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है, कभी सत्ता पक्ष की तरफ से, कभी विपक्ष की तरफ से। सहूलियत का, हाँ, ज्यादातर तो वो बीजेपी इस्तेमाल करती है। उसमें एक ये बात थी कि मेंटेनेंस के लिए गुजारा भत्ता वो महिला मांग रही थी, मुस्लिम महिला। कौन सा केस है भैया? साहबानो, तो गुजारा भत्ता मांग रही थी। उसमें यह कहा गया था कि यह काम इसका भी है, किसका? ये जो वक्फ है, जिसके बाद ये जमीन कितने 4 दिल्ली या 16 दिल्ली के बराबर जमीन है, 100 दिल्ली के बराबर। अब ज्यादा ना बोल देना, नहीं तो मेरे मुंह से भी निकल जाए। हम जितनी भी दिल्ली के बराबर की जमीन है, उसका ये था कि उसको गुजारा भत्ता या मेंटेनेंस में या ऐसी तमाम औरतों के उत्थान के लिए काम करना था। तो ये सवाल भी पूछा जाता है जी ना। समाजवादी पार्टी, फिर मैं बताऊंगा, जाना नहीं, वाटर ऑफ इंडिया है अभी। हाँ जी, अभी ये कह रहे थे कि बयान पर कि उसको कूड़ेदान में फेंक देंगे। जो तो समाज, आप तो समाजवादी, उधर आरजेडी, दोनों तरफ झंडा पकड़े रहो। इनको पूछो कि 3 काले कृषि कानून लाए थे, वो संसद से पास हुए थे कि नहीं हुए थे? फिर कूड़ेदान में तो प्रधानमंत्री जी ने डाल दिया था, डाला था कि नहीं डाला था? बिल्कुल हो सकता है। उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए, समझा नहीं पाए ना। तो कूड़ेदान में जहां तक बात है तो कूड़ेदान में डाला, और जहां तक कहा नहीं उन्होंने कूड़ेदान, उन्होंने कहा हम समझा नहीं पाए। बात तो वही हो गई ना। क्या जब जैसे इधर से चले और समाजवादी तक पहुंचे तो ये वही हो जाता है। दूसरा, अभी बीजेपी के प्रवक्ता की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े पढ़े लिखे हैं और लेकिन उनकी जो बौद्धिक विकलांगता है, जिस तरीके से भाषा बोली उन्होंने कहा कि देखिए ये बिल ला क्यों रहे हैं, उन्होंने कहा मुस्लिमों के भले के लिए, और बोल क्या रहे, समाजवादी, नमाजवादी। मतलब नमाज से आपको दिक्कत है? भाई ये देश जो है नमाज से, पूजा पाठ से, अजान से, गुरुवाणी से, अरे भाई सबसे मिलके ही तो हिंदुस्तान बनाया। बना तो गुरु सही कहा, मैं ऑफकोर्स आई विल कहा तो बिल्कुल सही है इन्होंने, और ये बना भी ऐसे, इसमें किसी को शको शुबा भी नहीं होनी चाहिए। ये देश नमाज, इबादत, मंदिर, घंटी, शंख, चर्च, बेल सबसे मिलकर बना है। तो मैं सवाल ही पूछ रहा,
तो उनसे सवाल काहे नहीं करते जिन्होंने बांट दिया मुल्क? काहे बांट दिया? कौन लोग बांट रहे हैं? अरे हाँ, मैं अभी की बात आ रहा हूं। कौन लोग बांट रहे हैं उन पे तो हम बाद में आएंगे। जिन्होंने बांट दिया 47 में, उन पे पहले पूछ रहे हैं काहे बांट दिया? अब कौन बांट रहा है? राजनीति पे ध्यान रखना। सवाल कोई पूछा जाएगा, जवाब वही कि गाय के 4 पैर होते हैं, उसके 2 आंखें होते हैं, 2 कान होते हैं, 4 थन होते हैं, दूध 20 लीटर देती है। समझ गया ना मेरी बात? क्या नाम है आपका? विशाल। हाँ? विशाल। कहां से आना हुआ? कटनी से। अरे जगह बहुत अच्छी है यार, कटनी। समझे? राजनीति यही है। अभी एक पन्ना बाकी है राजनीति का। जी, लेट हिम कंप्लीट। हाँ जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये भाषा जो है, भाषा वही है ना, भैंस ले जाएंगे, मंगलसूत्र ले जाएंगे, मुजरा वाली भाषा ये आगे बढ़ी। जब यूपी में आ गई तो उन्होंने कहा अली बजरंग बली, जालीदार टोपी और शमशान कब्रिस्तान। ये कौन भाषा बोल? अली बजरंग बली तो अच्छी है, लेकिन आप बात किसकी कर रहे हैं? भाई वक्फ बोर्ड पर हम मुसलमानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि कोई कसाई ये कहे कि भाई हम पशु नहीं काटेंगे, वो पशु क्रूरता पे अगर बयान दे, वो वही बयान बीजेपी का है। और इनसे पूछना चाहते हैं, आप क्या कर रहे हैं भाई? कितना आपने जो वादा किया उन पे बात नहीं कर रहे हैं। आप बात कहाँ कर रहे हैं? बात उठा रहे कहाँ? भक्ति बात। ये कसाई भी आ गया शब्द। देखो, अब पकड़े रहना वर्ड एक एक, वह पकड़े रहना, छोड़ना नहीं। तो ये कसाई तक तो बात आ गई है। अब बकरा बात कसाई तक आ। रुको भाई, 1 मिनट रुको, गाड़ी तेज मत चलाना। आज मैं पूरी डिबेट का मतलब समझाएंगे, कैसे डिबेट होती है, और ये मीडिया भी समझाएंगे मीडिया कहां से डिबेट उठा लेता है एक शब्द। तो बात कसाई तक आ गई, अभी बकरा आना। जोर से बोलो, बाकी है। तो कसाई, मैं ऑफ कोर्स आई विल गिव यू, पहले बीजेपी को चांस दूंगा। अरे आप बकरा नहीं है। बिलाल भाई इधर आइए, बिलाल भाई यहां आइए। बिलाल भाई, बकरा तक अभी आएगा मामला, देखे रहना, कसाई तक आ गया मामला। जी, बीजेपी। कांग्रेस इनको समझ बैठी थी, कसाई जैसे काटती थी। देखिए, मैं कह रहा हूं कि कसाई की बात कर रहे हैं ना, ये तमाम बातों को यादव कुल में पैदा हुआ कृष्ण का वंशज अखिलेश यादव जी को ये कहना पड़ रहा है कि जहां बकरा कटता है वहां खुशबू आती है और गौशाला से बदबू आती है। यादव कुल का व्यक्ति ऐसा कह रहा है, कृष्ण का वंशज। अरे गजब है भाई, ये भी, ये कम नहीं है। ये बीजेपी वाले देखो। अरे मेरे भाई, ये बात अभी उठाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा था कसाई तक बात आई है, बकरे तक आएगी। आई बकरे तक। रुको यार, रुको, मैं आ गया ऑफकोर्स। बिलाल भाई बोल रहे हैं? बिल्कुल बोलना वो बोलो बिलाल भाई। मैं अपने भाई को कहना चाहता हूं कि पिछले 70 साल के इतिहास में, मुझे भी आप सुनना जरा। हाँ हाँ, ठीक है। पिछले 70 साल के इतिहास में कभी भी मुसलमानों को शिक्षा देने के बारे में सरकारों ने नहीं पूछा है, नहीं सोचा है। और अब जो शब्द का प्रयोग कर रहे एक राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति कसाई, आज अगर मुसलमान, ये तेजस्वी जी जो बयान दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम उनकी निगाह में मात्र वोट बैंक है, इसके अलावा कुछ नहीं। मैंने तो कहा था कि वो वर्ड निकला, लेकिन निकला नहीं। बिलाल भाई बहुत विचारित बोलते हैं। जी अभी रुको। हाँ जी, यानी वोट हमारा, हाँ, और राज तुम्हारा। दरी बिछाए हम, हमारे ठेकेदार कांग्रेस, समाजवादी, बसपा, और हमारी दुश्मन बीजेपी आ जाएगी, खा लेगी। पिछले 2014 से किसको खाया है? एक बात तो बताओ, एक बात और बताऊं सम्मानित चैनल के माध्यम से। 20 मई को इसी सरकार के माननीय नितिन गडकरी ने पसमानदा समाज के लिए शिक्षा पे परिचर्चा का कार्यक्रम अंबेडकर स्टेडियम में किया था, अंबेडकर भवन में, और वहां पर 14 समुदाय के लोग थे। अगर ये रचना का काम कर रहे हैं तो इन्हें बुरा लग रहा है। इसलिए तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर हम आ गए सत्ता में, ये जो डरा रखा है, हम वो संशोधन को जो है वो खत्म कर देंगे। लोकतंत्र में जनता मालिक है, लोकतंत्र में जनता मालिक है। और मैं तथाकथित मुस्लिम प्रेमी दलों से कहना चाहता हूं, मुस्लिमों में शिक्षा का
मापदंड बढ़ा अच्छा है। एक बात बताओ, जब वो प्रेम कर रहे हैं आपसे, वो बार बार कह रहे हैं आई लव यू बिलाल भाई, आई लव यू, आई लव यू, तो आप काहे तो इधर अभी तक कह रहे हो आई लव यू, चले जा पास। हैं? तू इधर उधर की बात न कर। अरे ये बता के कारवा क्यों लूटा? पहले शिक्षा में क्या स्तर था, आज कितना है? अधिकारी कहाँ है? मुस्लिमों के नाम क्या होते हैं? पंचर लगाने वाला मुस्लिम पाएगा। आज इस दिशा पर ले जाने वाले कौन है? हरी घास में हरा सांप। ये कांग्रेस और पिछले दल मुहावरा, हरी घास में देखो एक आया मुहावरा जी, ऑफ कोर्स। नहीं, ये कह रहे हैं ना कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया, तो अभी अध्यक्ष बनने वाला है बीजेपी का, अपना हक मांगिए, कहिए कि बीजेपी का अध्यक्ष जो है वो मुस्लिम होना चाहिए। क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं मांग रहे? रिप्रेजेंटेशन मांगना चाहिए। 11 साल में कहाँ दिया रिप्रेजेंटेशन? सबसे जरूरी तो ये है, बड़ी बड़ी बातें भाषणबाजी से पेट नहीं भरता। पेट भरता है या तो आप उनको अधिकार दीजिए, उनको भोजन रोटी पानी दीजिए, ये सबसे जरूरी है। मैं बोलता हूं तो इल्जाम है मुझ पे बगावत का, मैं अगर चुप रहूं तो बड़ी बेबसी सी होती है। क्या बात है, बहुत ये हम दो, हमारे दो और अब हमारे और दो की सरकार जो वक्फ बोर्ड का वक्फ के अंदर संशोधन का जो काला कानून लेकर के आई और सरमाते थोपना चाह रही है, ये उसी तरीके से है जिस तरीके का नोट बदली करके 2000 के नोट को चला करके दोबारा वापस ले लिया, उसी तरीके से इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। अब वो वाला कानून नहीं बताया आपने, वो नहीं बताया कि जिसमें सारे मुसलमानों को देश से बाहर निकाल रहे थे वो। अभी आ रहे हैं, उसमें भी आ रहे हैं, अभी रुक जाइए, तसल्ली करिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये सरकार हम दो हमारे दो की क्यों है, क्योंकि ये अपने चंद उद्योगपति मित्रों को वक्फ बोर्ड की जमीन जो है वो बेचना चाहती है, उसी तरीके से बेचना चाहती है जिस तरीके से अयोध्या के अंदर डिफेंस की जमीन का नेचर और कैरेक्टर चेंज करके अपने चंद उद्योगपति मित्रों को दिया, और ये हम होने नहीं देंगे। ये फेक न्यूज बता रहे हैं। मैं खुद एक मिनट, ये फेक, आप कुछ भी फर्जी आप आते हैं फुटेज पाने के लिए, कुछ भी आप बोल देते हैं कि जो डिफेंस की लाइन डिफेंस के पास है, आप फर्जी बोल रहे हैं। आप ये तो प्रूफ दीजिए, आपके पास प्रूफ है नहीं। आप आते हैं, आप लोग जो भी हैं वो आते हैं, फुटेज पाने के लिए कुछ भी आप फर्जी बोल देते हैं। आप दीजिए ना, आप प्रूफ दीजिए। आपके पास ना प्रूफ होता है ना कुछ भी होता है। प्रूफ है, फैक्ट दीजिए। मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ लिया नहीं है। इफ यू हैव अ प्रूफ, इफ यू हैव अ प्रूफ then give it। क्या यार 2 मिनट के लिए, जो हमारी आर्मी की प्रैक्टिसिंग ग्राउंड होता था जिसपे हमारे यहाँ जाके प्रैक्टिस, आधार क्या है? किस आधार पे आपने ये आरोप लगाया है? क्योंकि ये सर्वविदित है, डिफेंस की जमीन कभी भी उसका लैंड यूज नहीं चेंज होता। ये फर्जी बातें फैलाने वाले फर्जीवाल लोग हैं। बोल रहे हैं भाई, आप कम से कम आप फैक्ट दीजिए, पेपर दीजिए। वो नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। डिबेट ये है कि ये वक्फ बोर्ड का कानून जो है, जो कि अभी विचाराधीन भी है सुप्रीम कोर्ट पे, जिसको फाइनल आना है डिसीजन, अभी नहीं आया डिसीजन। हालांकि पार्लियामेंट ने पास कर दिया। तेजस्वी जो बिहार में लीडर हैं आरजेडी के, वो कहते हैं मैं उसको कूड़ेदान में फेंक दूंगा। बीजेपी कहते कैसे? तुम तो संविधान की बात करते हो, संविधान लेके किताब घूमते हो, फिर कैसे कूड़ेदान में फेंकने की बात करते हो जो पार्लियामेंट ने पास कर दिया कोई कानून? तो तुम तो सम्मान ही नहीं करते हो जी। हमारे इस संविधान में आर्टिकल 3 जो उसमें जो है उसमें कहता है, जो हमारे 368 है, हाँ, है वो उसमें संविधान का भी है, उसमें कम से कम 5 ऐसे जो आपको बदलने की ताकत देता है। तो हाँ। उनके कहने का देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो शब्दों को लेती है और गुमराह करती है उससे। अगर कूड़ेदान की बात की, मतलब मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूं, आप आएंगे, आरजेडी ने तो कह दिया, आप आएंगे यानी कांग्रेस आएगी, तो क्या ये वक्फ का कानून आप बदल देंगे? ये सवाल पूछ लेना चाहिए, बस खत्म हो गई बात। हाँ ना करो। अब आप प्रतीक जी प्रवक्ताओं को फंसाने के लिए, अरे भैया इतनी देर रुकने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे उमस है, बैठ जाओ। यहाँ पे इतनी उमस है, गर्मी है, सब लोग अपने अपने घर जाए, पानी पिए। मैं तो सीधा से, ये आरजेडी ने साफ गोई से कह दिया कि हम आएंगे तो हम बदल देंगे। कांग्रेस INDIA का हिस्सा है, बड़ी पार्टी है, आप आएंगे तो बदल देंगे, आप ही कहीं कूड़ेदान में फेंक देंगे। देखिए जब हमारी सरकार आएगी और हमारी मेजोरिटी होगी लोकसभा और राज्यसभा में, तो जो हाउस का जो डिमांड होगा, जो लोगों की बात होगी, जो लोग चाहेंगे वो होगा। भैया आऊंगा, लेकिन उससे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा। मैं आ जाऊंगा गुरुजी। बीजेपी उतावलापन ठीक नहीं, सत्ता में है आप, सब्र रखिए, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा।
और सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में मैं तो या वो तो कह नहीं सकता, तो जो फैसला आ जाएगा क्या उसको आप बदल देंगे? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट और जो पार्लियामेंट है, दो जगह है। हाँ। पार्लियामेंट में कानून बनता है और यहां पर विवेचना होती है सुप्रीम कोर्ट हाँ। में। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां बदल भी दिए गए हैं। ठीक। भारतीय जनता पार्टी यही तो कह रही है कि कांग्रेस आएगी, संविधान बदल देगी। आज प्रवक्ता ने भी यही बात कह दी, आपके सामने कह दी। और ये क्यों नहीं कहेंगे? आरजेडी के जो नेता तेजस्वी यादव ने कहा, अरे भाई साहब, तो इन्होंने क्लियर हिंदी में बोला है, कोई अंग्रेजी और उसमें नहीं बोला, हिंदी में बोला है कि हम बदल देंगे। हम वही कह रहे हैं, ये बदल देंगे, भारत देख रहा है। ये तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो कूड़ा में फेंकने की बात उस कानून को कर रहे हैं जो राष्ट्रपति ने मोहर लगाया, जो जेपीसी के माध्यम से राष्ट्रपति तक पहुंचा। लेकिन इनके नेता भी तो पूरा का पूरा कैबिनेट की नोट की प्रति जो थी वो कागज को सबके सामने फाड़ के फेंक दिया था राहुल गांधी ने। तो इनकी आदत है, इनकी आदत में ये शुमार है संविधान पे चोट पहुंचाना। और ये बात कांग्रेस के प्रवक्ता श्रीमान ने कहा है, ये भारत देख रही है और बिहार के लोग फैसला करेंगे, ये समझ लीजिए। संविधान बदलने की बात ये कहते हैं कि जब 400 सीट आपने अभी कहा, नहीं, मैंने क्या कहा? नहीं, ये इसको मिसकोट नहीं होना चाहिए। क्लियर कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। मैंने कहा आप 200 इस वक्फ के फेवर में 288 वोट पड़े पार्लियामेंट में और 232 वोट उसके विरोध में पड़े। आपको यह बात समझना होगा कि 232 में केवल 24 मुसलमान थे। तो इस देश की फैब्रिक को आपको समझना पड़ेगा। घबराओ नहीं बेटा, जरा तेज ज्यादा आवाज निकल गई। बिल्कुल घबराना नहीं, ये आवाज थोड़ा तेज से निकल गई। तो मैं आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। रुकिए बीजेपी, रुकिए। बोले 230 उधर पड़े, 268 उधर पड़े, तो ज्यादा था वो पास हो गया। तो मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं, 240 ज्यादा होता है या 99 ज्यादा होता है? बस मैं यही डिबेट, इतनी डिबेट होती है, इससे ज्यादा डिबेट नहीं होती। मार हल्ला मचाए हुए थे इतने दिनों से, इतना हल्ला कि 99 बड़ा 240 से। आज पता चल गया 240 ज्यादा होता है 99। राइट, अब बोलो बीजेपी। ये मुसलमान बार बार कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में क्यों, कैसे काम कर रहा है, और अपने ही मुसलमानों को इन्होंने कब कब धोखा दिया। शाहबानो का केस तो आपको याद है, 400 से ज्यादा। यार तुम गले मुर्दे ना उखाड़ा करो भाई साहब, तो कमाल करे, संविधान की हत्या इन्होंने करी। मैं बहस नहीं, बहस चलने दो, अभी बहस चलने दो। नहीं, शाहबानो के केस में बहस का हिस्सा है ये। इन्होंने संविधान को तारता। मैं कह रहा हूं आपसे, 42वां संशोधन की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें एक परिवार के लिए, एक परिवार के मुखिया को देश में काबिज करने के लिए 42वां संशोधन लाया। मैं जिलानी साहब, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं यासिर भाई, ये बहस चलने दो, गले मुर्दे ना उखाड़ो। तो भाई साहब, हम तो बिहार में हैं, देखो आप समाजवादी को आने दो ना, आप समाजवादी को आने दो। भाई की बात पूरी, ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी, ये सपना छोड़ दें। 50 साल तक कांग्रेस नहीं आ रही है। ना, ये तो आप भी छोड़ दो, ये तो जिलानी साहब, ये तो आप भी छोड़ दो। इतना घमंड किसी का नहीं है ना, और ये जनता है जिलानी साहब। नो, जिलानी पब्लिक का मूड है, वो दाएं भी और बाएं भी। हाँ, मैं आया, अब समाजवादी। हाँ जी, बीजेपी के लिए एक गीत आता था ना कि जब भी जी चाहे नई दुनिया बसा लेते हैं लोग। पप्पू कहाँ चले गए? आ गए तुम्हारा, नई दुनिया बसा लेते हैं, नया चेहरा ले आते हैं। घर में वही चेहरा देखा करो जो है शुरू से। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बताइए, समाजवादी बता रहा है। समाजवाद को भी गाली देने का काम कर रहे हैं। जब भारत के जड़ों में समाजवाद बसा हुआ है, गैर बराबरी के खिलाफ जिसने लड़ने का काम किया, उसको ये कहते हैं समाजवाद। शब्द खत्म। वो समाजवाद जिसने परिवार को परिवार नहीं समझा, जिसने कहा कि उनका बेटा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, वो समाजवाद। समझ गए? ये बोलो समाजवाद। कल्याण सिंह, उनके पुत्र राजवीर। अब जब बोलो, अरे तुम ही सबसे पहले तुमने नहीं, हमें लगता है वही चोट वहीं लगी जहां लगनी चाहिए थी। राजवीर सिंह का बेटा
आओ इधर आओ, राजनाथ सिंह, तुम ही दुआई दे रहे थे राजनाथ समाज सिंह में। के बेटा। अरे फिर भाई आप जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं वो बता रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, फैज साहब भी हैं और जिलानी साहब भी हैं, बताओ नमाजवादी है कि नहीं? कौन? ये नमाज पढ़ते हैं कि नहीं? कौन? ये दोनों लोग बीजेपी नमाज? का अरे प्रवक्ता। अरे अल्लाह, रुको एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। क्या ये कुफ्र बोल रहे हैं? हुजूर आली ने, रुकिए, नमाज ही नहीं पढ़ते, अब तो कई सारे लोगों ने कलमा भी याद कर लिया है। हाँ हमें याद है कलमा, तुम्हें याद है? सुनाओ कलमा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद और रसूल। याद ही नहीं, और रट लो एकदम से ध्यान से। हाँ समझ लो, बस अब तो यही चलना है पूरा। मैं आ गया, जस्ट गिव मी अ सेकंड, समाजवादी पूरा करो। मेरी बात पूरी नहीं हाँ, मुझे ध्यान से पढ़ते हैं। फिर किसके हुए, किस लिए समाजवाद की काहे के समाजवाद बात करते हो तुम? समाजवाद के काहे की कह बात सकते करते हो? हैं ऐसा जो आप मानते तुम्हारा पार्टी का प्रेसिडेंट भी वही होगा, परिवार का मुख्यमंत्री भी वही होगा, परिवार के 40 लोग लड़ेंगे। काहे का समाजवाद? कौन सा समाजवाद? परिवार का समाजवाद। काहे का? सुन लीजिए, मुझे लग रहा है इतना तो बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं कूद रहा होगा जितना आप परेशान। जब चोट लगती है, जब चोट लगती है दिल पे, हाँ दुबे जी, मैं यासिर ना मैं आया नहीं, पूरी बात सुनेंगे ना। यासिर समाजवादी बोलेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेगा। तुम देश को बनाओ बेवकूफ और वोट मांगो हमसे और कहो कि बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं बोल रहा होगा, अब वोट मांगो तुम हमसे आके, हैं? और अब जब मैं जनता बोल दे, एंकर बोल दे, तब तुम्हें बड़ा दुख होता है, हैं? रुको, आ गया, रुको, नमस्ते। अरे माता आ रहा हूं। कहां से आना हुआ? सिक्किम से। कहां आ गए लड़ाई झगड़े में? ठीक है, आप पानी मिला जी? मैं आया, रुकिए, आ रहा। धन्यवाद प्रतीक जी। पानी दो, उधर दो, पानी दो सिक्किम वालों को। हाँ। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय वंदे मातरम। हाँ। अरे संविधान को बदलने की आपके सामने ही बात कर रहे हैं, पूरे देश के सामने, तो 4 लाइनें मैं इनको बता दूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं होगा, मेरे देश के संविधान का सौदा कभी नहीं होगा। मुझे कत्ल कर दो भरे बाजार में शौक से, लेकिन देश के संविधान का अपमान नहीं होगा। जब कांग्रेस के प्रवक्ता छाती ठोक के कह रहे थे हम आएंगे तो संविधान को बदल के रख देंगे, प्रतीक जी किसने कहा ये? इन्होंने तो बोला अभी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने। ये जो डायरी की तरह संविधान का अपमान करके जेब में रख के घूमते हैं, उन्हीं लोगों ने बोल दिया आज कि हम आएंगे तो संविधान को बदल देंगे। कोई कहता है कूड़े में फेंक देंगे, कोई कहता है बदल देंगे। अभी तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए भी आपके सामने कह दिया, अरे हम आएंगे तो उसको भी पलट देंगे। ठीक उसी प्रकार से जैसे शाहबानों का आदेश आया था, उस महिला को उसके गुजारा भत्ते का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, तो ये 400 सीटों के संग बैठे थे, इन्होंने पलट के रख दिया। और जब इनको जरूरत पड़ी, जब इनकी चोरी पकड़ ली हाई कोर्ट ने कि भैया आपने चोरी से जुट्टाई से चुनाव जीता है, तो पूरे लोकतंत्र को बंदी बनाकर संविधान में 42वां संशोधन करके संविधान को बदल के रख दिया। प्रतीक जी, यही वो लोग हैं, चोरी खुद करते हैं और सामने वाले को कहते हैं कि तू चोर है। एक मिनट, समाजवादी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवाद को जो गाली दी जा रही है, कोई गाली नहीं दी जा रही है। डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के आंगन में जो सीखने वाले छात्र थे, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे मांझी जी हो, चाहे रामविलास जी की पार्टी हो, देखिए कितने बेशरम सत्ता के लिए वही गाली खा रहे हैं, उसी चौखट में समाजवाद को गाली दे रहे हैं। इनको पलट डरना नहीं, जुड़ा आवाज तेज निकलेगी आज। उसमें कई ऐसे नाम थे जिन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। उन्हीं राम मनोहर लोहिया के साथ लोग थे। हमको तो क्या बता रहे हो, हमारी उम्र तो तुमसे ज्यादा है दुबे जी, 4-5 साल ज्यादा ही होगी दुबे जी से उम्र मेरी। कहा था उन्होंने कि लोहिया जी के साथ कसम खाई थी कि मर जाएंगे,
लेकिन कांग्रेस का साथ नहीं जाएंगे। पर देखो मजबूरी क्या होती है, सत्ता जब रबड़ी देखती है तो लपर लपर लपर, ये होती है क्या, सत्ता की रबड़ी, सत्ता की, जोर से बोलो ना भगा देंगे, सत्ता की रबड़ी। क्योंकि सत्ता की कुंजी जहां से निकल रही है तो वहीं से कुंजी पकड़ ली। बोले कहा था उन्होंने, लोहिया जी के साथ थे और कहा था कुछ भी हो जाए समूल नष्ट कर देंगे, लेकिन कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। सरकार बनाई जी। फैज भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रहली सदरी व यसिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय श्री राम, भारत माता की। मैं भारत की राजधानी दिल्ली के कनॉट प्लेस में खड़े होकर मोहम्मद फैज खान कुरान शरीफ की आयत पढ़ता हूं, जय श्री राम कहता हूं। यह इस देश की खूबसूरती है। लेकिन सुनिए, यह है मेरा आधार कार्ड, यह है मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, यह है मेरा एटीएम कार्ड, यह है मेरा पैन कार्ड, लेकिन मेरे पास विक्टिम कार्ड नहीं है। यही नमाजवाद है। क्या बात है, वाह क्या बात है, वल्लाह वल्लाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कहना यही चाहता हूं, मुकम्मल गजल हुई, गजल मुकम्मल हो गई। यही कहते हैं गजल में, गजब है भाई। बोले मैं विक्टिम कार्ड नहीं खेलता। नमाजवाद नमाज पढ़ने का अपमान नहीं है। नमाजवाद उन लोगों पर करारा व्यंग है जो कि नमाज की आड़ लेकर इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं, जो कि मुसलमानों को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति खेलते हैं, जो कि इबादत की टोपी पर सियासत करते हैं। ये उन लोगों पर व्यंग किया है सुधांशु त्रिवेदी जी ने। भैया, गांधी मैदान पटना में जयप्रकाश का वो ग्राउंड है, बहुत तनाव है क्या? गांधी मैदान पटना में बहुत तनाव है क्या? नहीं, वहां चुनाव है। कुछ पता करो, बिहार में चुनाव है क्या? ये बिहार में चुनाव है और कुछ नहीं है। मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, मुसलमानों को भड़काने के लिए, मुसलमानों को बहकाने के लिए वहां पर खड़ा होकर ये कहा जाए। एक बात बताओ फैज, काहे लॉलीपॉप बने हो? ना बनो लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बने क्यों हो, यही तो सवाल मेन है। लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है, लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है, लॉलीपॉप उनको भी दिख जाता है। काहे लॉलीपॉप बने हो? कहो नहीं, हम हैं, इस देश के बाशिंदे हैं, इसी सरजमीन में हैं, हमारा उतना ही हक है। मेरे वालिदों का खून उतना ही गिरा जितना तुम्हारा गिरा, इसलिए कोई चापलूसी बंद करो। हम बराबर हैं, बराबर रहेंगे। मुसलमान अब बंधुआ मजदूर के तौर पर काम नहीं करेगा। मुसलमान को जितना इन पॉलिटिकल पार्टीज को चाटना था, इन लोगों ने चाट लिया। मुसलमान जीते जागते इंसान का नाम है, कार्ड की कुर्सी का नाम नहीं है। मुसलमान वोट बैंक का नाम नहीं है। मुसलमान को जब चाहा तब इस्तेमाल किया और फेंक दिया। मुसलमान किसी वस्तु का नाम नहीं है। मुसलमान अब किसी पॉलिटिकल पार्टी की बंधुआ मजदूरी नहीं करेगा। और इसी से चिढ़कर, तड़पकर, किलसकर, कुड़कर ये लोग फिर कह रहे हैं कि हम कूड़ेदान में फेंक देंगे वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को, जबकि जेपीसी 6 महीना चली, लोकसभा में बहस चली, राज्यसभा में बहस चली, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर किया, उसके बाद यह कानून बनकर आया है। मैं एक बात कहता हूं, जेपीसी हुई होगी ना, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठी होगी ना, सबने अपने अपने दस्तखत किए होंगे, सबने अपने एतराज जताए होंगे। पूछना चाहिए सारे लोगों की आरजेडी ने क्या एतराज जताया वहां, पूछना चाहिए, क्योंकि वही सबसे हाईएस्ट पार्लियामेंट्री बॉडी कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी। पूछना चाहिए कि जब वहां पे बैठे थे सारे लोग, तो आरजेडी ने जो आज कह रही मैं कूड़ेदान में फेंक दूंगा, उन्होंने एतराज क्या लिखा वहां पे? पूछिए सारे लोगों से, वो आना चाहिए सामने कि वहां एतराज जताया था या नहीं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। कांग्रेस को और तमाम सारी पार्टी, लालू को लिखा है आपने कि सारे लोगों को जो धर्मनिरपेक्ष हैं उनको एक हो जाना चाहिए अगर बीजेपी को हराना है। तो आपके पत्र पे आप पत्र क्यों लिख रहे हैं? वो तो शामिल ही नहीं कर रहे हैं आपको। क्यों लिख रहे हैं पत्र आप?
हाँ देखिए, अक्सर वो हमारे जो अपने विधायक हैं उनको तो तोड़ने की बात करते हैं, लेकिन पत्र स्वीकार नहीं करते। भाई ये हमने 2020 के अंदर जो चुनाव लड़ा, देखिए 20 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें हमारे अपने 5 विधायक रहे और 4 हम 3 नंबर पर है। तो भाई देखिए, पत्र का तो मामला यह है, हम चाहते हैं कि वोट ना बटे, वोट सारा इकट्ठा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि वोट बटे, इसलिए हम लोगों को शामिल करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का जो पूरी दुनिया के अंदर वर्चस्व फैला, पूरी दुनिया ने माना कि भारत का लोहा जिस तरीके से ओवैसी साहब ने बनवाया, लेकिन आखिर क्या बात है कि लालू जी नहीं समझ पा रहे ओवैसी साहब की इस बात को। भाई सुन लीजिए, बिहार के अंदर इस बार जो मामला बनेगा, बिना ओवैसी साहब के मामला बन नहीं सकता। वैसे तो वो विश्लेषण खाना बनाने वाले बता ही गए हैं कि दाल में नमक कितना पड़ेगा और हल्दी और जीरे से छौंका जाएगा या लहसुन से दाल छौंकी जाएगी, वो बता गए हैं, बिल्कुल हकीकत बता गए। लेकिन कांग्रेस को इनवाइट करते हैं, आइए हुजूर आली जापना, काहे नहीं शामिल कर रहे हैं ओवैसी साहब को महागठबंधन में? उनको छिटके हुए क्यों हैं? भैया जी, ये डरते हैं, इसलिए ओवैसी साहब को शामिल नहीं करना चाहते। नहीं नहीं ऐसा नहीं। नहीं, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने कहा पूरी दुनिया में लोहा मनवाया, जिन्होंने भेजा पत्र, एक भेजा वाले का नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में बनवाया। रुकिए, मैं ये कह रहा हूँ, जिन्होंने भेजा, ओवैसी साहब को एक पत्र उनको भी लिखना चाहिए कायदे से कि आपने मुझे भेजा और आप मुझे आज, मैंने आपने मुझे बी टीम तो बना दिया है, मैं हूँ, तो भैया आप मुझे भी अपने साथ कर लो। लेकिन वो नहीं करेंगे आपको अपने साथ। आप काहे नहीं कर रहे हो? नहीं, वो इस्तेमाल करेंगे आपका, वो आपको अपने साथ काहे नहीं रख लेते? दिखाते ही नहीं। अब आते हैं उस पे। बिहार की जो राजनीति है, बिहार की राजनीति बहुत परिपक्व राजनीति है। प्रतीक भाई, इस बात को समझना पड़ेगा। बिहार चाणक्य की भूमि है, चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, दिनकर की भूमि है, आर्यभट्ट की भूमि है, राजेंद्र बाबू की भूमि है, और सबसे बड़ा नाम जिसको मैं दिल से मानता हूं, माउंटेन मैन दशरथ माझी की भूमि है। बिहार राजनीति बखूबी जानती है। क्यों लालू जी का नाम क्यों नहीं लेते हैं आप? लालू जी की भी धरती है। लालू जी ने जो काम दबे कुचले और वंचितों के लिए किया, उसमें नाम आप नाम ही नहीं गिनते। नाम तो मैं आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी का भी लेता। नाम लूं तो पूरा कर्पूरी ठाकुर का कैसे ले लेते? भारत रत्न तो दिए नहीं, भारत रत्न तो दिए नहीं थे, तो नाम कैसे ले लेते? आइए, बिल्कुल बिल्कुल, मैं नाम लेने पे आऊं तो बिहार की धरती इतनी उर्वरा पूर्ण धरती और इतने वीरों को जन्म दी है। और राजनीतिक विमर्श की बात करूं तो राजनीति का तो मतलब कर्म क्षेत्र रहा है, लोकतंत्र की जननी है। तो लेकिन थोड़ा बहुत समझाओ हम लोग को, इतना ऊंचे न ले जाओ। वैशाली जननी है लोकतंत्र की, जहां पर लोकतंत्र का गला। अरे मुझे सब मालूम है, लेकिन यहाँ तो समझाओ थोड़ा। मैं बता तो रहा हूँ, ऊपर उसी बिहार के अंदर लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास किया जा रहा है। मैंने सुना कि 1,43,800 कुछ BLA है, उनको नाम दिया गया स्वयंसेवक। मैंने कहा क्यों पर्दे के पीछे खेलते हो, उनका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक डाल दो, हम थोड़े मना करेंगे, डालो। लेकिन आप सोचिए कैसी विवत्सापूर्ण बातें हैं, कैसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। BLO को आप कह रहे हैं स्वयंसेवक? मैं नहीं कह रहा हूं, जो उनका नाम आया है चुनाव आयोग की तरफ से, वो मैं कोड कर रहा हूं। मैं अपने तरफ से कुछ कह ही नहीं रहा। स्वयंसेवक कहना कोई गलत नहीं, मैं कहता हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहो ना, मैं कब मने कर रहा हूं। राष्ट्रीय आपकी इच्छा कहिए। नहीं यार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। नाम तो बदलना और रखना इनकी फितरत में शुमार है। मैं आता हूं अपनी बात पे। बिहार के अंदर आधा बिहार फ्लड में डूबा हुआ होता है इस टाइम पे, जब अभी हम बात कर रहे हैं। डूबा हुआ होता है कि है भी। और जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो डूबा ही होगा, ये आप समझिए। कार्यक्रम शुरू होगा मतलब जो ये अभी जो कर रहे हैं ना कार्यक्रम, ये वोटबंदी वाला, उस कार्यक्रम में बिहार डूबा हुआ ही मिलेगा। और ये क्या करेंगे, ये भाजपा के जो नए नए कार्यालय बने हैं हर गांव में, हर जिले में, जो इन्होंने नए नए 5 स्टार कार्यालय बनाए हैं, उसमें बैठ करके वोटर लिस्ट तय करेंगे। और ये जो वोटबंदी है, ये जो लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास है, उसी के खिलाफ आज बिहार भी खड़ा है। अब आप इनकी बात कर रहे थे, इनकी राइट, मैंने सुन लिया, बात तुम्हारी सुन लिया, मुझे समझ में आ गया। बड़े ध्यान से देख रहे हो तुम। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष। कहाँ के रहने वाले हो? दिल्ली से, बिहार से बिलोंग करता हूं। बिहार से? बिहार में कहाँ से? सीमांचल एरिया, कटिहार जिला। कटिहार? अरे बाप रे बाप, कटिहार से ही है। तुम्हारे यहाँ की बात कर रहा था मैं, कटिहार से। बताओ भाई, बोलो। अभी जैसे कांग्रेस के नेता और कह रहे थे कि कटिहार का वो हाल देखिए, जब 2010 में एक महानंदा नदी गुजरती है कटिहार में, जो हमारे गांव को कनेक्ट करती है। लेकिन कौन सा गांव है तुम्हारा? कोडला गांव है, बारसोई जिला।
हाँ। तो वहां पे एक पुल तक नहीं बनाया गया था। वहां की जितनी भी लेडीज थी या जो भी थी अपने गांव तक जाने के लिए अपना साड़ी गीला करके, कपड़े गीले करके तब जाते थे। और रोडों का हाल ऐसा था कि 20 मिनट के रास्ते के लिए 1 घंटे का रास्ता सफर तय करना पड़ता था। और 2012-13 तक भी वहां पे बैलगाड़ियां चलती थी, ऑटो आने के बाद भी सुविधा नहीं थी। और वहां पे जो लाइट का कनेक्शन था वो अभी हाल फिलहाल में 2014-15 के बाद दिया गया है। और लाइट के पोल्स भी नहीं गिराए गए थे, बस पोल गिरा के रख दिया गया था 2008 से लेके कि यहाँ पे कलेक्टर आएगा, तुम हमें वोट दो, हम यहाँ पे लाइट लेके आएंगे। लेकिन वो लेके भी नहीं आए थे यहाँ तक। और अब वहाँ पे हर घर में लाइट भी है। और जो वहाँ पे रोड की कनेक्टिविटी है, जो बिहार से लेके बंगाल जो सीमांचल एरिया पड़ता है, कहते हैं कि वो एक तरीके से गर्दन है बिहार बंगाल को जोड़ने की। राइट। जब ये बता रहे थे कि लेडीज को अपने कपड़े ऊपर करने पड़ते थे घुटनों तक कि वो अपने घर तक पहुंच पाए, मुडंग खां, पहली बार जब मैं गया तो 2015 का चुनाव था, यही हमारे साथ थे, यही पाजी। कार्यक्रम का नाम तब भैया जी नहीं था, कार्यक्रम का नाम था बिहार मांगे मोर। मैंने पहली बार बिहार कवर किया था। जो ये बात कह रहा, कटिहार मेरा आखिरी जिला था जब मैं कवर कर रहा था। और ये बात मैंने देखा, एक बहू अपने गांव में रेलवे स्टेशन, रेल की पटरी से उस तरफ उसका नीचे घर था, जा रही थी और ऐसे ही स्थिति थी। यही थे, बहू गांव में पहली बार आ रही थी और ये स्थिति थी। कपड़ा उतार के उसके आदमी ने अपने सर पे रख लिया था। ये स्थिति थी जिसका ये जिक्र कर रहा था। बहरहाल बातचीत बताएंगे, बताने वाले तो बता गए, भाषण देके फिर बैठ गए, मोबाइल देख रहे हैं। जी देखिए, कांग्रेस बातें मतलब जैसे कहते हैं ना, रटी रटाई जो बातें आती हैं राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से, प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, वही आके बोल दिए। इनसे पूछिए कि भैया आप 35-40 साल से सत्ता में क्यों नहीं आ रहे हैं? आप दूसरे के ऊपर, बैसाखी के ऊपर थोड़ा थोड़ा चल रहे हैं, कहीं डिपार्टमेंट मांग लेते हैं, कहीं कुछ। झारखंड में आपका यही हालत हो गया, जब से झारखंड बना तब से झारखंड में आप आए ही नहीं। बिहार में आपकी यही हालत हो गई, बिहार में आप बिल्कुल आ नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बाबू राजेंद्र प्रसाद को भूल गए, जिनको दवा के बिना मार डाला था एक कोठरी में। आप कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे पाए, जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री दलित होने के कारण नहीं बना पाए। और ये साहब हरे कुर्ते वाले, हरे जैकेट वाली लड़ाई इनकी जानते क्या है? मुस्लिम वोट के लिए। और इनका मुस्लिम वोट का हालत यह है कि कांग्रेस का जो बड़ा मुख्यालय बना ना पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, और क्या कर रहे हैं? आपको दे दूंगा मैं। हाँ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग मेन रोड है, लेकिन इनको पंडित जी के नाम से नफरत थी, ताकि इनको एक वोट, जो मुस्लिमों का वोट मिल जाए। इन्होंने अपना दरवाजा पीछे के रास्ते में गली कोने में खोल लिया, जिसका नाम, रोड का नाम आप नेट पे सर्च करेंगे कांग्रेस का मुख्यालय का, एक तो अकबर रोड था, एक फिरोज कोटला रोड के नाम पे कर दिया। तो ये तो इनकी नफरत की पैमाइश है। और ये इनका मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए तीनों लोग इकट्ठे हो गए हैं। वो चार, और यही भाईजान 2014 के पहले गलबैया यूपीए 1 यूपीए 2 में डाले थे। यही भाईजान ने सरकार को सपोर्ट किया था कि न्यूक्लियर डील में कैसे न्यूक्लियर डील इनको क्या कहते हैं मैनेज किया जाए और सरकार बने इनकी। तब तो भाईजान बड़े प्रिय हुआ करते थे आपस में, ए टीम बी टीम। अरे भाई शशि थरूर भी गए थे, पवन शर्मा भी गए थे, तो सारे टीम यही लोग हैं। ये ए बी सी डी सारे टीम है। समाजवादी पार्टी। जी आगे आइए। जी एक चीज बड़ी अजीब है। आगे आओ, अजीब वाली चीज आगे बताओ आके। हाँ बिल्कुल, एक चीज तो बड़ी अजीब है। हाँ, कि अगर किसी को अच्छाई के लिए नंबर दिया था तो ए दिया जाता है, लेकिन राजनीति में बी का मतलब बड़ा उच्च है। तो जैसा रायता फैलाए हो वैसे ही मिलेगा। बी का मतलब बड़ा उच्च है। हाँ। बी टीम बड़ी सशक्त होती है। खैर, उत्तर प्रदेश कह रहे हैं, ये कह रहे हैं बी टीम, तुमको कह रहे हैं बी टीम। सुनो भैया, यहाँ पे कोई टेंजेंट, रुको मेरी बात, यहाँ इस डिबेट में ना तो कोई टेंजेंट चलता है, आयाम वियाम चलता है, और नाम, भैया मैंने तो नाम लिया ही नहीं था, ऐसा कुछ नहीं। MIM को शुद्ध रूप से वो बी टीम कह रहे हैं, बीजेपी की। यही कह रहे थे ना तुम? मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैंने जबान से नहीं कहा। मैं राजनीति का ये है। दूसरे आदमी को बी टीम करें, अपने को ये बता रहे हैं। खुद ही इम्तिहान लिखते हैं, खुद ही कॉपी चेक कर लेते हैं। ये है आलम। नहीं मध्य, हाँ तुम्हारा अधिकार है। हाँ, मध्य प्रदेश में किसने बी टीम का काम किया? इसलिए किसी का पानी उतारने से पहले ये समझ लीजिएगा कि वो बोल देगा आ रहा हूं। क्या नाम तुम्हारा? खड़ी रहो, अभी क्या उम्र है तुम्हारी? ये तुम्हारी उम्र 25। अच्छा, तो बोल सकती है। हाँ। इनका कहना है ना कि ए से अलग होता और बी से मतलब बड़ा, तो हाँ बीजेपी बड़ी तो हुई ना। बोलो। मैंने
बी टीम कहा है और कह रहा हूँ। तो नाम लेके बोला करो ना। मैं कह रहा हूँ जितनी बी टीमें हैं मैं उनको सबको कह रहा हूँ, एक अकेले ये नहीं और भी हैं। जैसे कांग्रेस की बी टीम तुम, वो आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मैंने अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराया है। मेरे जान, ये सच है, ये सच है, ये सच है। कभी कभी ऐसे ही नहीं निकलता तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कर दिया तो देखो तुरंत बताया कि ना मैं ए टीम हूं, वो कांग्रेस बी टीम है। मैंने ये नहीं कहा कि वो बी टीम है, तुमने कहा मैं हूं। हमने नेतृत्व करते हुए गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटकनी दी है, ये मैं कह रहा हूँ। दूसरी चीज बदल लिया। आज जो आप बिहार की बात कर रहे हैं बड़ी संजीदगी से सुनिएगा, संजीदगी से कि बिहार में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी काफी समय से सर्वे उर्वे करा करके तैयार हो गई। जब देखी कि वो आज की तारीख में हार रही है तो इतने समय था इन्होंने नहीं कराया, सर्वेक्षण नहीं कराया, जो है वोटों का वोटर लिस्ट जो है उसको पुनरीक्षण नहीं करवाया। आज कराने के लिए क्यों तैयार हुए हैं? सर्वे सिर्फ इसलिए तैयार हुए हैं कि वो हार रहे। आप ये बताइए, जाति जनगणना जब होता है, जाति जनगणना जब होता है 5 से 6 महीना लग जाता है उस जाति जनगणना को पूरा करने के लिए। आज ये 30 दिन का बात था, आज 26 या 27 दिन और रह गया है। ये कैसे 8 करोड़ लोगों की गणना करते हुए कैसे 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट को सही कर लेंगे? दूसरी बात ये कहते हैं नहीं 8 करोड़ नहीं करने हैं। बात सुनिए, अरे रुको यार, अरे बाबूजी माफी 40 नहीं 67% लोगों का हो चुका। हाँ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने 11 चीजें दिखाई हैं कि जो लोगों के पास होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि एजुकेशन सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी या मैट्रिक का 11 नहीं गिना पाओगे, पूछो सीधा सवाल, पूछो सीधा सवाल, 11 गिनाऊंगा। सीधे सवाल पूछो कि आधार कार्ड क्यों नहीं है, यही सवाल पूछो। मैं यही बता रहा हूँ, ये जितनी चीजें उन्होंने मांगा है, क्या आप समझते हैं गरीब और जो परेशान है, जो आज मजदूरी करने के लिए बंबई या बेंगलोर और यहाँ जा रहा है, उसके पास वो सारी सुविधाएं होंगी? आज जब होता है कि आधार कार्ड उनके पास क्या होता है? समाजवादी की बात। जी बाबूजी कुछ कह रहे थे। जी मैं समझ गया तुम्हारी बात। हाँ। नहीं ये कह रहे थे ना भाई इतनी जल्दी कैसे कर लेंगे, उनको काम करना आता है बीजेपी को तो इसलिए कर लेंगे, इनको कुछ आता ही नहीं। बाबूजी ऐसा था कि 2003 का मानक है, 1 जनवरी 2003 का। उससे पहले ये कहते हैं कि इनके पास 2 साल का समय होता है। इलेक्शन कमीशन अरे रुकिए भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि 3 महीने का ही पर्याप्त समय होता है। 3 महीने के अंदर ही पुनरीक्षण रिवीजन करते हैं, 3 महीने के अंदर ही। हाँ जी जोड़िए। उन्होंने कहा है 1987 के बाद जो लोग होंगे उसमें एक का होगा या माता का या पिता का। 2004 के बाद अगर कोई उसमें शामिल होता है तो माता पिता का भी जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए और उनका भी होना। आप ये बताइए, इतना लंबा, भगवान करे सबके माता पिता हो, हमें तो लगता है कि डेथ सर्टिफिकेट के सिवा माता पिता का जन्म प्रमाण पत्र इतना पुराना कहां से कोई ले आएगा? केवल बेवकूफ बनाने। 2003 1 जनवरी 2003 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सुनो भाई बातें तो सुनो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना है कि पहले साल में 1 बार रिवीजन हुआ करता था, अब साल में 4 बार रिवीजन होता है। 1 अप्रैल, उसमें 1 जनवरी है, 1 अप्रैल है, 1 जुलाई है और 1 अक्टूबर है। 4 बार रिवीजन होता है। और ये देखना, बार बार कहना कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। हाँ, ये सवाल दिमाग में जरूर है कि आपने आधार को नहीं माना, लेकिन आधार क्योंकि आपकी नागरिकता का कार्ड नहीं है, नागरिकता का कार्ड नहीं है, तो वो सवाल ये आया। ये सवाल वाजिब सवाल आप पूछिए,